हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की अभी 2024 में एग्जाम हुई थी, जिसमें सभी शिफ्टों में जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। टोटल 311 या 312 क्वेश्चन है। अब तक इसकी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज ये तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। एक क्लास में हम 10 क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सिखाते हैं, ताकि भविष्य में आगे आने वाली जो एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी है, एनटीपीसी है या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपको फायदा मिल सके। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हर बार की तरह इस तरफ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे और इस तरफ इनका हम सॉल्यूशन इस तरफ करेंगे। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां, ऑप्शन नंबर बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर सी है क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र और ऑप्शन नंबर डी है लेनकाय यानी कि लाइसोसोम। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र। देखो ध्यान से समझना क्रोमोजोम, इसे हिंदी में कहा जाता है गुणसूत्र। यह किससे बना होता है, तो डीएनए के साथ में जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है तो किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है, यानी कि क्रोमोसोम का निर्माण होता है। यह धागेनुमा एक संरचना होती है। इसी गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होता है, ठीक है। और ये जीन डीएनए का एक खंड होता है। ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए का एक छोटा भाग होता है, या आप कह सकते हो कि एक खंड होता है। इस जीन को आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। ये जीन जो होते हैं, याद रखना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, उन आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। स्थानांतरण में सहायक होते हैं या फिर ट्रांसफर करने में सहायक होते हैं। सिंपल सी बात है भैया। जैसे कि आपने देखा होगा, मम्मी पापा के बहुत सारे लक्षण हम में मिलते जुलते रहते हैं। जैसे कि मेरे पापा के नाखूनों का जो आकार है, मेरे पापा के नाखूनों की शेप और मेरे नाखूनों की शेप लगभग सेम है। मेरे पापा की हाइट अच्छी है तो मेरी भी हाइट अच्छी है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। आपके पापा के बालों का कलर और आपके बालों का कलर सेम होता है, आपके पापा की आंखों का कलर और आपकी आंखों का कलर सेम होता है। तो ये कुछ आनुवांशिक लक्षण है। आपकी स्किन का कलर और आपके पापा की स्किन का कलर सेम होता है। तो ये कुछ आनुवांशिक लक्षण है। एक जीन एक लक्षण को ट्रांसफर करता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो ये जीन किस पर उपस्थित होते हैं, तो ये जीन क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, याद रखना है। किस पर उपस्थित होते हैं, ये क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम एक धागेनुमा संरचना होती है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है क्रोमोसोम। जीन जो होता है वो डीएनए का ही एक खंड है। इसे आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। बोलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किस में स्थित होते हैं, तो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। याद रखना, ना कि वैक्यूल्स होगा, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना कि लाइसोसोम होगा। इनका संबंध तो भैया है ही नहीं है इस जीन से। इतनी बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, मिटा देता हूं। समझ में आ गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आपको पता होना जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पादप कोशिकाओं के
किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। आज पता नहीं मक्खी कहां से आ गई। चलो भैया इसका राइट आंसर बताओ। देखो भैया एक होता है प्लास्टिड जिसे लवक कहा जाता है, ये एक प्रकार का कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेलिज है। ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये एक कलरिंग पिगमेंट होता है, यानी कि रंग देने वाला वर्णक होता है। ये 3 प्रकार का होता है भैया। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो प्लास्टिड होता है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल लेयर सेल ऑर्गेनेलिज है। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, यानी कि इस कोशिकांग पर 2 झिल्लियों का आवरण होता है। ऐसा कोशिकांग जिस पर 2 झिल्लियों का आवरण होता है उसे कहा जाता है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उस पर भी 2 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। न्यूक्लियस जो होता है उस पर भी दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसके स्वयं के पास डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। और राइबोसोम जो होता है वो होता है 17 प्रकार का, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखा जाता है, ठीक है। अब इसकी संरचना बनाते हैं। तो मैंने कहा कि दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, तो भाई ये मैंने दोहरी झिल्ली बना दी, एक बाहर वाली बना दी और एक आंतरिक बना दी, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में आपको सिक्के जैसे एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, इस तरीके से आपको संरचना दिखाई देती है मेरे भाई। और इस संरचना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रेनम। और अगर आप एक सिक्के की संरचना को देखते हो तो एक सिक्के की संरचना को कहा जाता है थैलेकोइड। और ये जो थैलेकोइड होता है, इसी थैलेकोइड में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है ये याद रखना 2 काम करता है। एक काम तो करता है भैया पादपों को हरा रंग देने की, एक पिगमेंट होता है, ये पादपों को हरा रंग देने का काम करता है। और दूसरा ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, फोटोसिंथेसिस में। मैंने कोशिका वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है इनके बारे में, है कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? तो भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, हरित लवक में होती है। किस में होती है? हरित लवक में होती है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हेल्प करता है, पादपों को हरा रंग देने में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है कि वातावरण से तो लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से लिया जाता है पानी, और सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और इस क्लोरोफिल की सहायता से यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है, कुछ मात्रा में जल बनता है और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन बनता है। ये होती है भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये होती है भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पादप कोशिकाओं के किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो किस कोशिकांग में होता है भैया? क्लोरोप्लास्ट में।
थैलेकोइड भी ऑप्शन में हो सकता है, अगर थैलेकोइड आ जाए तो थैलेकोइड करके आ जाना, ग्रेनम आ जाए तो ग्रेनम करके आ जाना, वो ऑप्शन पर निर्भर करता है। याद रखना इस क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। अरे भाई ये जो संरचना है ये किसकी है, ये क्लोरोप्लास्ट की तो है, ये हरित लवक की तो है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत आप सभी को पता है पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो पादपों का रसोई घर जो है वो किसे कहा जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट को ही कहा जाता है। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, ना कि राइबोसोम, ना कि न्यूक्लियस, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ चीजें समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं भैया। प्लास्टिड क्या होता है, कलरिंग पार्ट होता है कोशिका का जो रंग देने का काम करता है। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 कि अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है जैव निम्नीकरण और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण। ऑप्शन नंबर बी है हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी है केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर सी है न तो ए सही है ना ही बी सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है केवल बी सही है। बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, यहां पर 2 शब्दों के बारे में चर्चा की गई है। एक है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण या फिर गैर जैव निम्नीकरण एक ही बात है। अब मैं लगातार 2 क्लासों में आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि भाई जैव निम्नीकरण क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो आगे आने वाली जो ग्रुप डी की एग्जाम और एनटीपीसी की एग्जाम है उनमें भी भैया यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से, जैसे कि बैक्टीरिया की सहायता से इनका क्या हो जाता है, इनका अपघटन हो जाता है। और अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ होते हैं इनका क्या नहीं होता, इनका अपघटन नहीं होता, ये टूटते नहीं है, ये टूट जाते हैं, ये टूटते नहीं है। इनके उदाहरण क्या क्या है। तो अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव निम्नीकरण पदार्थों की बात करें तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन नहीं होता है, जो लंबे समय तक आपके वातावरण में पड़े रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कांच है कि नहीं है, रबर, पॉलीथीन, कांच की बोतल, प्लास्टिक है कि नहीं है। ये सभी भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ के उदाहरण हैं। और जैव निम्नीकरण पदार्थ के उदाहरण क्या है, जैसे कि मृत पादप वह जीव, सब्जियां जो खराब सब्जी है और फल, ठीक है। इसके अलावा कागज है, सूती कपड़ा है, यानी कि जिनका अपघटन तो हो जाता है, जिनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन हो जाता है लेकिन कुछ दिनों बाद में होता है। भाई ये चीज तो परमानेंट पड़ी रहती है, इनका अपघटन बहुत कठिन होता है, ये लंबे समय तक हमारे वातावरण में पड़ी रहती है। ये भी पड़ी रहती है सब्जियों के छिलके, खराब फल, लेकिन इनका अपघटन जल्दी हो जाता है, ये वातावरण में जल्दी ही मिल जाते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक पड़े रहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। बिल्कुल सही है, जैव निम्नीकरण जो पदार्थ है ये भी अपशिष्ट होते हैं, अजैव निम्नीकरण पदार्थ ये भी अपशिष्ट होते हैं, दोनों ही प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये तो आप सभी को पता है
क्योंकि वातावरण में तो ये भी मिलेंगे आपको, ये भी मिलेंगे। फर्क इतना है कि ये लंबे समय तक नहीं रहते, ये वातावरण में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। ये ज़्यादा हानिकारक है, ये कम हानिकारक है, क्योंकि इनका अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से। मैं आपको पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका। दूसरा है, हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ गया? ओके, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, देखो भैया, निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है? अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के आया हूं कि जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ या अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटन हो जाता है, वो होते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे कि खराब सब्जी, खराब फल, है कि नहीं है, मृत पादप या फिर मृत जीव, है कि नहीं है। उसके अलावा पादप जंतुओं के मल, कागज, सूती वस्त्र, इनका अपघटन हो जाता है भैया। ये लंबे समय तक आपके वातावरण में नहीं रहते, है कि नहीं है। लेकिन जो गैर जैव निम्नीकरण है उनका अपघटन सूक्ष्मजीवों की सहायता से नहीं होता है, वो लंबे समय तक वातावरण में पड़े रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कांच की बोतल, रबर, पॉलीथीन। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं मृत पादप, कांच, प्लास्टिक बोतल। एक मृत पादप दिया गया है, एक कांच दिया गया है, एक प्लास्टिक बैग दिया गया है और एक विद्युत तार दिया गया है। तो ये तीनों तो हो गए भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि अजैव निम्नीकरण, और ये हो गया भैया बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण का उदाहरण पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 24 में, तो भैया वो है मृत पादप, इसका अपघटन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बता के आया हूं, जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्मजीवों की सहायता से अपघटन हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल उदाहरण मृत पादप, मृत जंतु, कागज, है कि नहीं है, सूती वस्त्र। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्मजीवों की सहायता से अपघटन नहीं होता है, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, रबर, पॉलीथीन, विद्युत तार, ये सभी। स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। सिंपल सी बात है भैया, क्वेश्चन नंबर 25 देखो स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भैया कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शंस है डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है एटीपी, ऑप्शन नंबर सी है एनएडी, ऑप्शन नंबर डी है आरएनए। याद रखना, मैंने आपको जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। इस एटीपी की फुल फॉर्म आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, इसकी पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही होती है भैया ऊर्जा मुद्रा, और इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के तहत। सेलुलर कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया के तहत, जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एटीपी। देखो एटीपी के साइड पूछा जा सकता है आपसे कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस प्रोसेस के तहत होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के तहत होता है। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, और ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे ही मैंने आपको बता दिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, ओके। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं हम। ध्यान से समझना, पहले मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं भैया। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 मैंने स्क्रीन पर नहीं दिया गया है, मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कि हार्मोन का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। देखो भैया, आपको एक तरफ हार्मोन दिए गए हैं और एक तरफ उन हार्मोन का कार्य दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। पहला हार्मोन कौन सा है, तो यह है भैया थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, तो दूसरा हार्मोन है भैया ग्रोथ हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है, तीसरा है भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और चौथा हार्मोन कौन सा है, तो चौथा हार्मोन है भैया इंसुलिन हार्मोन। ये तो हार्मोन दिए गए हैं भैया एक तरफ, दूसरी तरफ इन हार्मोनों के कार्य दिए गए हैं जिनमें आपको मिलान करना है। जैसे कि शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण, पहला कार्य शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण। बी, नरों में लैंगिक अंग का विकास, नरों में लैंगिक अंग का विकास, नर में लैंगिक अंग का विकास। सी दिया गया है रक्त में शर्करा के स्तर को, नहीं सॉरी, शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को शरीर में रक्त शर्करा के स्तर का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी, शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण, थोड़ा सा पेन नहीं चला है लेकिन आपको दिख रहा होगा। शरीर में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण। ठीक है, मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आपको मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 26 ही आपसे पूछा गया है, क्योंकि भैया अब ये टाइपिंग नहीं होती ना यार, अब इमेज होती है तो वैसे के वैसे मैं सेट कर देता आपको, पर इमेज नहीं है हमारे पास, टाइपिंग का सिस्टम है और टाइपिंग भी मैं अकेला ही करता हूँ, हमारे पास कोई टीम तो है नहीं है, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 26 ये है भैया, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो बैच में अभी जो मैंने बैच स्टार्ट किया था ना 5 जनवरी से, उसमें पहला चैप्टर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ाया था, दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था भैया एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9, जो सभी हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो अभी 1-2 दिन शायद कल नहीं, हाँ शायद कल मैंने आपको एक क्लास ली थी बैच की, जो मैंने पब्लिक भी की थी, यूट्यूब वाले बच्चों ने भी देखी थी, उस पर आपका अच्छा खासा रेस्पॉन्स है, 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक आपने वो क्लास देखी भी है भैया स्टूडेंटों ने। उसमें मैंने जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि, उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले सभी हार्मोन एक साथ लिखवाए थे। तो उन सभी हार्मोन से इस एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर से यहां से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो थायराइड ग्रंथि करती है। आप सभी को पता है कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्लैंड करती है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? पैंक्रियाज करती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? तो गोनेड्स ग्लैंड करती है, लैंगिक जनन ग्रंथि। और ये वो भी मेल में कौन सी? टेस्टिस, यानी कि वर्षण। और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है भैया, यानी कि पीयूष ग्रंथि करती है। अब इंसुलिन हार्मोन का कार्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई। आगे भी पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, और अब भी पूछे गए हैं, और पहले पिछले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। इंसुलिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना, क्योंकि कॉमन बीमारी अक्सर आपको डायबिटीज देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं डायबिटीज का एक कारण ये भी है कि नहीं है? इस पेंक्रियास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, यानी कि शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हुई तो आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ गई तो वो कौन सा रोग होता है? तो वो होता है डायबिटीज, अगर लंबे समय तक रहा तो। मैंने आपको बताया था। तो ये इंसुलिन क्या करता है? शरीर में रक्त शर्करा के स्तर पर नियंत्रण रखने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भैया मेल में निकलता है। गोनेड्स ग्लैंड दो प्रकार की होती है, मेल में तो होती है टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी। तो टेस्टिस कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये नर के, यानी कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ में सहायक होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था, हिंदी में लिखा गया है, नरों में लैंगिक अंग का विकास होता है भैया। तो ये इसका हो गया। देखो भैया, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा भाग करता है? तो आगे वाला भाग करता है, पीछे वाला भाग करता है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, आगे वाला भाग करता है। और आगे वाला भाग क्या करता है? शरीर को ऊंचाई देने का काम करता है, शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन? एक ग्रोथ हार्मोन, नाम से स्पष्ट है, वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है इस ग्रोथ हार्मोन को। और थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है? मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करना, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण। तो ये होगा भैया क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा भैया। अब यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग होंगे, तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो चुका है भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। तभी तो कह रहा हूँ भैया, मैंने बैच स्टार्ट किया है 5 जनवरी से। अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट किया है मैंने, एक्सीलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर। 5 से 5.5 महीने में मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो भैया पढ़ लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बैच से संबंधित जरूरी सूचनाओं का, है कि नहीं है। 29 रुपये पर मंथ आपको देना होगा उस बैच को ज्वाइन करने के लिए। 29 रुपये ज़्यादा नहीं है, बस पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं है भैया। और हर कोई पर महीने 29 रुपये दे सकता है, इतनी भी गरीबी नहीं है। सुबह चाय पीने जाते हैं ना स्टूडेंट, मुझे पता है 100 का नोट 100 की पत्ती दे के आ जाते हैं चाय वाले को। तो 29 रुपये आपके लिए ज़्यादा नहीं है। बात 29 की नहीं है, बात यह है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए भैया, फालतू का कोई नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। लगभग 12 घंटे में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। लगभग 8 से 9 घंटे में मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर समाप्त किया था। और अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है मैंने, एक्सीलेटरी सिस्टम में उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर आज से ही स्टार्ट किया है। तो अभी आपके पास समय है। फिर एग्जाम के बाद में मैथ पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, या फिर ये साइंस पढ़ोगे, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो पहले पढ़ ले वो बहुत अच्छी बात है। एक बार आपने बैच पढ़ लिया तो आपको कहीं से बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें मैं यहीं पढ़ा दूंगा भैया। क्वेश्चन नंबर 27 अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि गलत युग्म का चयन करना है। गलत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्लास्टिक,
जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं है। देखो जीवाणु, देखो प्लास्टिक जो होता है ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजीव निम्नीकरण का उदाहरण है और सूक्ष्म जीवों की सहायता से इसका अपघटन नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका, तो जीवाणुओं की क्रिया से विघटन नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर ए में बात की गई है कि प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रियाओं से विघटित नहीं होता है, बिल्कुल सही है, नहीं होता है भैया। ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, बिल्कुल। मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, फैट या फिर लिपिड्स का पाचन होता है, जिसे आप वसा कहते हो, और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इन 3 चीज़ों का आपके शरीर में पाचन होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, और इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, बिल्कुल पच जाता है भैया। ऑप्शन नंबर सी है कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, नहीं, कोयले का डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है चावल हमारे शरीर में पच जाता है, बिल्कुल पच जाता है, क्योंकि चावल जो है भैया वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ठीक है। तो भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, यानी कि चावल का पाचन हो जाता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक जीवाणु की क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत कथन का चयन किया गया है कि कोयला हमारे शरीर में पच जाता है। भैया कोयले का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किसमें मृत उत्तक होते हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर संतरे के छिलके, ऑप्शन नंबर बी है अमरूद के छिलके, ऑप्शन नंबर सी है केले के छिलके, ऑप्शन नंबर डी है नारियल के छिलके। राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, नारियल का छिलका। इस नारियल के छिलके में मृत टिश्यू होते हैं, मृत उत्तक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कठोर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोशिका विभाजन में, देखो मैं आपसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब जो 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो अलैंगिक जनन से संबंधित करवाने वाला हूं। यह आपसे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछे गए क्वेश्चन है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 311 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन तो भैया अलैंगिक जनन से संबंधित है। अलैंगिक जनन से संबंधित जितने भी टॉपिक है, यानी कि अलैंगिक जनन जिनमें होता है, जितनी भी विधियां है अलैंगिक जनन की, वो सभी विधियां मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखी है, उनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का जा करके देख लेना भैया। अलग अलग अलैंगिक जनन की वीडियो पर अलग अलग मेरी क्लास है सेपरेट। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जरूर पढ़ लेना भैया, अगर आप रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर बी है स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण, ऑप्शन नंबर सी है पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन, ऑप्शन नंबर डी है मुकुलन यानी कि बडिंग। इसका राइट आंसर होगा भैया बाइनरी फिजन। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। एक होता है फिजन, जिसे कहा जाता है विखंडन, एक फ्रेगमेंटेशन होता है जो से खंडन कहते हैं, वो अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक कोशिका जो होती है ना, एक कोशिका जो होती है वो 2 या फिर 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, 2 या फिर 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है, उसे फिजन कहा जाता है, उसे विखंडन कहा जाता है। अब ये फिजन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन, यानी कि द्विखंडन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, यानी कि बहुविखंडन या बहुखंडन, द्विविखंडन या खंडन कह सकते हो, या बहुविखंडन, ऐसे लिख लीजिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विखंडन भी लिख सकते हैं, इसे याद रखना, ठीक है। अब देखो भैया बाइनरी फिजन क्या होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है। द्विखंडन यानी कि एक कोशिका जो है भैया वो 2 बराबर भागों में बट जाएगी। भाई मान लीजिए कोई एक कोशिका है ये वाली, तो ये भैया जब इसमें कोशिका विभाजन होगा तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगी। तो ये प्रोसेस होती है बाइनरी फिजन, और इसका उदाहरण क्या होता है, उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया। इस लेशमानिया से याद रखना आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था।
इसमें जो विभाजन होता है वो तल में पूछा जाता है कि किस तल में होता है, तो ये आपको पता होना जरूरी है कि इसमें किसी भी तल में हो सकता है अमीबा में, ठीक है। लेकिन लेशमानिया में एक निश्चित तल में होता है और अमीबा जो है वो अपना आकार बदल सकता है, अपना आकार बदल सकता है। ये एक कोशिकीय जीव है, याद रखना, अमीबा। पैरामीशियम जो होता है इसकी जो आकृति होती है वो चप्पल के समान होती है। और लेशमानिया में जो विभाजन होगा वो किस प्रकार का होगा, वो बाइनरी फिजन होगा, यानी कि द्विविखंडन प्रोसेस के द्वारा होगा, है कि नहीं है। लेकिन ये इसमें किस निश्चित तल में होता है, याद रखना। और मल्टीपल फिजन जो होता है बहुविखंडन, इसमें एक कोशिका जो होती है ना, इससे बहुत सारे 2 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस वजह से इसे बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन कहा जाता है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जिसके तहत मलेरिया रोग भी होता है। देखो दोबारा से समझना मैंने आपसे क्या कहा, एक बार दोबारा से समझाता हूं। हम फिजन विखंडन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिजन के बारे में, यानी कि विखंडन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये फिजन क्या होता है? तो एक कोशिका 2 या 2 से अधिक, एक कोशिका जो होती है वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फिजन यानी कि विखंडन। ये 2 प्रकार की होती है, एक होता है बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन। द्विखंडन में एक कोशिका नाम से स्पष्ट है, द्विखंडन यानी कि 2 खंडों में टूट जाती है, तो एक कोशिका 2 खंडों में टूट जाती है, 2 बराबर भागों में टूट जाती है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। अमीबा से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें जो विभाजन होता है वो किसी भी तल में हो सकता है। ये अलैंगिक जनन की विधि है, याद रखना। फिजन जो है ये क्या है? ये अलैंगिक जनन की विधि है। ऐसे बहुत सारी अलैंगिक जनन की विधि होती है, जैसे कि पुनर्जनन होता है, रिजनरेशन होता है, मुकुलन यानी कि बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, फिजन होती है कि नहीं है। ये सारी विधियां है भैया। और स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन की विधि है। ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां है जिनके द्वारा एक जीव से नए जीवों का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अलैंगिक जनन में याद रखना एक ही जनक, एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, लेकिन लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स भाग लेते हैं। तो अमीबा के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि अमीबा में जो विभाजन होता है वो किसी भी तल में हो सकता है, ये अपना आकार बदल सकती है, याद रखना। इसकी आकृति पैरामीशियम की आकृति चप्पल के समान होती है। लेशमानिया जो होता है इसमें जो विभाजन होता है वो किसी भी एक निश्चित तल में होता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन में इसमें एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसकी सहायता से क्या होता है, मलेरिया रोग भी हो सकता है। तो 21 नंबर 29 से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी फिजन। आगे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पर्णकृमि, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी है मच्छर। देखो ये जो अलैंगिक जनन की एक विधि होती है भैया मुकुलन, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है मुकुलन, जिसे बडिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कोई जीव होता है, मान लीजिए जीव है, एग्जाम्पल है हाइड्रा इसका। इसमें क्या होता है, इसके शरीर पर समसूत्री विभाजन की प्रोसेस के तहत एक उभार उत्पन्न होता है, जैसे कि यहाँ पर उभार उत्पन्न हो गया। और ये जो उभार उत्पन्न हुआ है इसे कहा जाता है मुकुल या फिर बड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे मुकुल या फिर बड कहा जाता है। फिर ये वृद्धि करेगा, वृद्धि करके जनक से अलग हो जाएगा और एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। ये क्या है? ये नया हाइड्रा है भैया। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मुकुलन। तो मुकुलन द्वारा जनन कुछ इस तरीके से होता है। तो एक जीव से नए जीव का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? एक है हाइड्रा और एक है ईस्ट। ईस्ट जिसे खमीर कहा जाता है, ये एक प्रकार का कवक है। और कवक भी कौन सा है? तो याद रखना एक कोशिकीय कवक है भैया।
ये एक कोशिकीय कवक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है? हाइड्रा करता है भैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अलैंगिक जनन की विधियां मैंने पढ़ा रखी है भैया सारी की सारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, मिटा दूं? ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।